नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं भरत सिंह, जो आपको पता है बयाना रूपबास में जनता की सेवा, जो कोई भी समस्या हो वहां पर पहुंचते हैं भरत सिंह जी। आपको बता दें, जो बयाना के रहने वाले हैं भरत सिंह जी, जो आए दिन चर्चाओं में हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं भरत सिंह जी। आज जानेंगे क्या चाहते हैं जनता के लिए। जो आपको पता है कि जब भरत सिंह जी जाते हैं सुबह से और शाम को आते हैं, तो जनता की समस्याओं को बड़े गंभीरता से देखते हैं और उनको सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको रजिस्टर में नोट करते हैं और उनको प्रशासन तक अवगत कराते हैं। तो हमने करीबन 1 घंटे बात की, जो उनका एक काम करने का एक शेड्यूल है जनता की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर नेता के अंदर ये खूबी नहीं मिल पाती। तो भरत जी का हर चीज़ को नोट करना, समस्या को, और तो ये चीज़ हमने जानी। आपको एक बार हम परिचय करा देते हैं। भरत सिंह जी उस फैमिली से आते हैं जो महेंद्र सिंह IAS जी, जो यहाँ से कई बार राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं बयाना और धौलपुर से। तो उसी परिवार में से निकलकर उनका मानस था कि मैं बयाना और रूपबास में कुछ कर पाऊँ जनता के लिए। आइए हम आपको सीधे ही मिलवाते हैं भरत सिंह जी से। सम्राट टीवी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत सिंह जी। पूरे परिवार को, सम्राट टीवी नेटवर्क को, संपादकों को, सारे देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम साहब जी। भरत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुबह से जाते हैं, शाम को आप लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे भी हमने जाना कि क्या ऐसी खूबी है आप में, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, आप लगातार संपर्क कर रहे हैं। ये तो राजकुमार भाई साहब, जनता का प्रेम है जी, और उनका आदर सम्मान है जो मुझे उनकी तरफ खींच रहा है। एक मेरे मन में ये विचार भी है कि योग्य, पढ़ा लिखा होने के नाते, सक्षम होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि समाज, सर समाज की जो भी परेशानियां मेरे सामने आती हैं, जो भी दिक्कतें मेरे सामने आती हैं, उनमें जिस भी क्षमता में मैं हूँ उनका हल ढूंढने की कोशिश करूँ, लोगों के सुख दुख में साथी रहूँ। मुझे लगता है कि ये हर योग्य और जागरूक इंसान का कर्तव्य बनता है। तो बस उसी कर्तव्य को निभाने की एक छोटी सी कोशिश है और अपने परिवार के बीच में रहने की एक मन में आशा है। आप लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा होती है, एक दर्द होता है जो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उनकी जो समस्याओं तक, जो जनता की समस्या होती है कि आज ये समस्या है, आपको अवगत कराते हैं और वहाँ पर आप समय भी निकालते हैं, गरीब हो या अमीर हो, तो उनकी समस्या होती है। आप 36 कौम के लोगों में जाते हैं, बैठते हैं, तो उनकी देखो ग्राउंड पर जब उनकी समस्या को देखें तो बड़ा दुख भी होता है उन समस्याओं को देखकर। उनकी जैसे कोई भी काम नहीं होता है गरीब लोगों के, तो उन ऐसी क्या समस्या निकल कर आई आपको जो बयाना रूपबास में आप लगातार दौरा कर रहे हैं। भाई साहब, मैं पहले तो ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र किसी भी कारणवश, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि आज के समय के हिसाब से हम और हमारे क्षेत्र में लोगों के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं तो छोड़े, पर हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है जी। तो अब हमारे पास जो परेशानी है वो ये है कि हम मूलभूत सुविधाओं के कार्य काम करें, या जहां पे दुनिया एक अलग ही गति से प्रगति कर रहा है, हम उस गति को पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आज मैं इतना पढ़ लिखने के बाद जी, सब लोगों से संपर्क करने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ भी अगली पीढ़ी को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, यहाँ की महिलाओं को, नौजवान साथियों को, सबको वो बराबर का काम करने का और जागरूक होने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म की जो कमी है यहाँ पे, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी एक परेशानी है। हालांकि अगर मैं छोटी छोटी परेशानियां गिनाऊं तो उसमें बहुत सारी, सड़क, बिजली, पानी की बहुत सारी परेशानियां हैं, पर उन परेशानियों से पहले मुझे लगता है एक बहुत बड़ी परेशानी है जो वो ये है कि यहाँ पर लोगों का अधिकार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है जी। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे अक्सर देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि एक्टिव नजर नहीं आते और कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा का भी आभास रहता है कि जो इतना एजुकेट नहीं देखने को मिलते जो जनप्रतिनिधि हैं। तो आप जैसे आपकी शिक्षा क्या है, थोड़ा सा हम पूछना भूल गए थे, एजुकेशन क्या है आपकी?
राजकुमार भाई साहब, मैंने जयपुर में 12वीं तक पढ़ाई करी है सेंट जेवियर स्कूल से। जी। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं IIIT जबलपुर से मैंने बैचलर्स इन डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 3 साल नौकरी करी है और नौकरी करने के दौरान ही 2017-18 में मैं लोगों से संपर्क में आया, सबको जाना और मेरे को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि मेरा मन इधर है और मन एक जगह हो और तन एक जगह हो तो आप समझते ही हो कि एक संतुलन नहीं बन पाता है। तो मैं अब एक अपनी नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लोगों से मिल के रह पाऊँ और मेरा लक्ष्य केवल एक है भाई साहब जी कि आज चाहे मैं 5वीं सीढ़ी पे हूँ, मैं उन 5 सीढ़ी से नीचे उतर के पहली सीढ़ी पे आने को तैयार हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरी सीढ़ी में चढ़ूँ वो सर्व समाज के साथ चढ़ूँ। जी, मेरे को 5वीं सीढ़ी पे रहने का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं जहां भी रहूं समाज मेरे बराबर और मेरे साथ चले। सारी समाज जी, जो 3600 कौम है उनके लिए एक अच्छा मतलब बढ़ने का मौका मिले, उनको हर तरीके का एक अवसर प्राप्त हो। भरत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके बाबा साहब हैं महेंद्र सिंह जी जो IAS, उनकी हिस्ट्री क्या है जो इस क्षेत्र में काम किया है उन्होंने, बताइए। भाई साहब, मेरे बाबा साहब श्री महेंद्र सिंह जी रिटायर्ड IAS साहब जी, वो उनकी हिस्ट्री इस प्रकार है कि उनका 1962 में IAS में सिलेक्शन हुआ। वो हिंदुस्तान के पहले जाटव IAS अफसर हैं जी, और 1962 में सिलेक्शन होने के बाद वो 1996 तक उन्होंने नौकरी करी जी। नौकरी में उन्होंने अनेक पद हासिल किए और वो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी स्केल तक पहुंचे। 96 में उन्होंने VRS लिया। VRS लेने के बाद उन्होंने संसद में जाने के लिए सांसद का चुनाव लड़ा बयाना धौलपुर लोकसभा से। उस चुनाव के बाद उन्होंने अनेकों चुनाव लड़े और कंटिन्यू 96 से बयाना रूपवास की जनता के साथ संपर्क में है, उनकी सेवा में तत्पर उपस्थित रहते हैं। तो ये उनका ब्रीफ में मैंने आपको एक हिस्ट्री बताने की कोशिश करी। जी, भरत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो बयाना रूपवास में आप दौरा कर रहे हैं, साथियों हम आपको एक बार छोटा सा एक झलक दिखाना चाहेंगे। जो भरत जी का ये बैग है ये आपको बताना चाहेंगे ये वो इसमें वो चीज़ छुपी हुई है जो समस्या है लोगों की, उनको नोट करते हैं भरत जी। ये काम करने का शेड्यूल एक अलग ही लगा, किस तरीके से ये काम करते हैं बताइए। राजकुमार जी, जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया तो एक टाइम पे लगता था कि IIT में पढ़ना सबसे कठिन काम होता है जी, पढ़ाई करना सबसे कठिन काम होता है। तो जब मैं इस क्षेत्र में घुसा और जब मैंने कार्यकाल काम करना चालू किया तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आई कि इतने लोग हैं और इतनी समस्याएं हैं कि इसको व्यक्तिगत रूप से याद रखना और उन समस्याओं का समाधान दिमाग से करना कहीं ना कहीं एक लिमिट बन जाती है जी। और मेरा एक कार्य करने का तरीका है कि मैं जो भी चीज से एक बार गुजरता हूँ उस चीज पे वापस मुड़ के शाम को या अगले दिन जब भी समय मिलता है, ज्यादातर शाम को ही उस चीज पर जाता हूँ, विचार करता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये शुरू से ही मेरी कार्यशैली रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये करने से मेरे को एक सुचारू रूप से लोगों के बीच में रहने का और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में एक मदद मिलती है। जी, साथियों एक बात और हम बताना चाहेंगे, 4 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं अब जाके मुलाकात हुई है भरत जी से, क्योंकि हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनका कोई टाइम नहीं है, जनता के बीच में अक्सर ज़्यादा रहते हैं। और तो भरत जी आपका तो दिनचर्या है वो किस प्रकार है, हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो राजकुमार भाई साहब आपसे और भाई साहब से जी जी मतलब हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगूंगा कि आपको इंतजार करना पड़ा, परंतु परेशानी लोगों की परेशानी मेरे लिए सर्वोपरि है जी। और मैं आपको नहीं चाहते हुए भी आज इंतजार कराना पड़ा क्योंकि आज मेरा दौरा काफी लंबा चला। मेरे को काफी जगह से न्योता था, काफी जगह जाना था जी, बहुत सारी परिस्थितियां थी, तो उन सब जगह जाना जरूरी था और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लोगों के सुख दुख में शामिल होने से ही मेरे को खुशी मिलती है। हाँ। और मेरा ये कार्य करने का
कारण वो लोग ही हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर हूँ, क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई दिन ऐसा आए, चाहे वो मेरे करने से आए या किसी और के करने से आए, पर कोई दिन ऐसा आए जिस दिन ये बयाना और उपवास एक खुशहाल जिंदगी जिए। जी, जैसे आप सुबह जागते हो और सुबह फिर फील्ड में चले जाते हैं, बयाना और उपवास क्षेत्रों में आप चले जाते हैं गाँवों में, तो शाम को जैसे लौटने का लेट भी आते हैं सुबह, इस तरीके के क्या हिसाब से टाइम शेड्यूल बना रखा है आपने? मैं भाई साहब सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं उठता हूँ यहाँ जी। उठने के बाद जो दिनचर्या रहती है वो सब तैयार होना, नहाना, तैयार होने के बाद नाश्ता करके मैं घर से 7 सवा 7 बजे निकल जाता हूँ। हर दिन का रात को एक प्लान सेट होता है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, उसकी पहले से ही एक प्री प्लान रहता है और वहाँ पर जाके लोगों से मिलना, लोगों की समस्याएं समझना, यही मेरी दिनचर्या में रहता है। उसके बाद कोई निर्धारित नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, जहाँ से पुकार आए हमको वहाँ पहुँचना होता है। और शाम को आने का भी कोई समय निर्धारित नहीं है, खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य मेरा अटूट मेरे दिमाग में है, मैं उस लक्ष्य का पीछा कर रहा हूँ। और कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, जब भी घर आना होता है तो एक परिवार सा आपने मान रखा है। बयाना और उपवास जो क्षेत्र के लोग हैं उनको एक परिवार के रूप में आप मानते हैं। से एक सवाल करना चाहेंगे भरत जी, उस टाइम पर कोरोना काल में और पब्लिक बड़ी परेशानी में जूझ रही थी, तो आपका क्या योगदान रहा था बयाना और उपवास के लिए? क्योंकि देखो परिस्थिति में इंसान की सच्चाई देखी जाती है, अपन अच्छे वक्त में तो कभी भी आते चले जाते हैं, मगर कोरोना काल में क्या भूमिका रही थी आपकी? भाई साहब, कोरोना काल में केवल बयाना और उपवास ही नहीं, मैंने राजस्थान में जयपुर लेवल पे बहुत जगह अपनी सेवाएं देने की कोशिश करी, परंतु वो एक ऐसा समय था जिसके अंदर शायद हम जितना भी कर रहे थे वो कम पड़ रहा था। हाँ। बयाना और उपवास में मैंने, मेरे दिमाग में ये चीज थी, तो मैंने रोज की जो पेशेंट की लिस्ट आती थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे साथी मेरे सहयोगियों की मदद से, प्रशासन की मदद से मैं वो लिस्ट लेकर व्यक्तिगत रूप से हर आदमी से संपर्क करता था और उनसे ये जानता था कि कहीं उनको कोई कमी तो नहीं है। हालांकि प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया जी, पर अगर कोई कमी रह जाए, क्योंकि प्रशासन के पास सब लोगों की एक सेवा देने का एक कर्तव्य था जी, कहीं भी कोई कमी रह जाए, राशन पानी की, दवाई दारू की, कोई भी चीज की कमी रह जाए, मेरा लक्ष्य केवल ये था कि अगर कोई कमी भी नहीं है तो मैं एक व्यक्तिगत रूप से ये उनको महसूस करा सकूं कि वो अकेले इस परिस्थिति में नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में एक सबसे बड़ी पीड़ा जो थी वो ये थी कि आदमी को एक कमरे में अकेले रहना होता। तो मैंने जितनी बनी मुझसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में लोगों से संपर्क किया, बहुत जगह पे मैंने राशन वितरण की भी कोशिश करी, राशन, मेडिसिन वगैरह जो भी आपने बिल्कुल सारी चीजें कराने की कोशिश करी। और इस दौरान मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों का, सहयोगियों का, कार्यकर्ताओं का, सबका बहुत प्रेम और सम्मान और सहयोग मिला, जिसके कारण ये पूरी भूमिका निभ पाई जी। क्योंकि अकेला आदमी, आप भी समझते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने जयपुर और राजस्थान लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पीपीई किट फ्री डोनेट करते थे हम लोग अपने स्तर पे। तो हमने वो बयाना में भी काम किया, भरतपुर लेवल पे भी काम किया, सीएमएचओ साहब के थ्रू और भी लोगों के संग जुड़ के जितनी भी मदद बनी मेरे से मैंने उस परिस्थिति में करने की कोशिश करी। परंतु वो मदद भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबकी मदद भी, सबका योगदान रहा था। भरत जी, आप एक एजुकेट हैं और आप समझते हैं लोगों की जो समस्याओं को, तो जो बयाना और उपवास में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों के साथ, जो वो चाहते हैं मूलभूत सुविधाएं, वो कौन सी हैं? असुविधाएं जो ऐसी चाहते हैं कि ये भी होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्या समस्या है बताइए? पहले रूप में तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जो बयाना उपवास में मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पर किसी की पीड़ा को सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं है जी। प्रशासन मौजूद है, एक हद तक ही प्रशासन भी
लोगों की पीड़ा को सुन सकता है, कर सकता है। प्रशासन अपना कर्तव्य बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहा है और जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो कर रहा है प्रशासन बहुत ही अच्छे रूप से कर रहा है। हाँ हाँ। परंतु एक जो जनप्रतिनिधि का जो काम रहता है, चाहे वो चिन्हित हो या चिन्हित नहीं हो, जी जो भी जनप्रतिनिधि की दौड़ में है या जो जनप्रतिनिधि बन चुका है, मेरे को लगता है उनमें एक सहानुभूति की बहुत जरूरत होती है जी जनता के प्रति, किसी की पीड़ा के प्रति, किसी की खुशी के प्रति। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ऐसे इंसान की या एक ऐसे नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है जो योग्य भी हो, व्यावहारिक भी हो और जनता के दुख सुख में उनके साथ भी हो, जी जो समय आने पर अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके जनता के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर सके, जो अच्छे व्यक्तित्व के कारण जनता के सुख और दुख में उनके साथ भी रह सके, जी और जो मानवता के नाते, सहानुभूति के नाते जो उससे नहीं बनता है उसको स्वीकार करके भी जनता के साथ, जनता के बीच रहे। भरत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको जनता से क्या अपेक्षाएं हैं? राजकुमार जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता सर्वोपरि है जी, पर एक युवा होने के नाते, शिक्षित और योग्य युवा होने के नाते मैं जनता से केवल एक ही अपेक्षा करता हूं आने वाले समय में कि जनता आने वाले चुनाव को योग्यता और व्यवहार कुशलता के ऊपर देखे, एक ऐसा व्यक्ति चुनने की कोशिश करे जो योग्य भी हो, जी शिक्षित भी हो, व्यवहार कुशल भी हो, सामाजिक भी हो, सर समाज को साथ लेके चलने वाला भी हो। हाँ, ये सारे गुण होने चाहिए उसमें। मतलब जी, जब मैं वोट देने जाता हूं तो जो चीजें मैं सोचता हूं, मैं जी। चाहता हूं कि एक ऐसा नेतृत्व मिले जो हमें 5 साल में ही, कम से कम अगर 20 साल का नहीं तो 7-8 साल का विकास तो करा सके, लोगों के अधिकार दिला सके, जो मूलभूत समस्या हैं उनको भी सुधार कर सके और जिस गति से दुनिया आगे चल रही है उस गति पे अगली पीढ़ी को लाभ ही सके। जी, तो मेरी अपेक्षा अगर मैं बताना चाहूं तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे सारे बड़े बुजुर्गों से, सारे युवा साथियों से, माताओं बहनों से यही मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिसको भी चुने वो एक ऐसा इंसान हो जो आपको योग्यता में अव्वल लगे। भरत जी, जब जनता को एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है, पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग भोले वाले होते हैं, उनकी जो वोटों के टाइम पे आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी जो विकास कार्यों के बारे में कहते हैं, तो उनकी बातों में आके वोट डाल देते हैं, फिर उनको बाद में पछताना भी पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उनकी पहचान कैसे कर पाए? देखिए, ये प्रश्न तो मतलब हालांकि मैं, मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे और मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि आप भी मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं क्योंकि आप दुनिया भर में मीडिया का काम कर रहे हैं। भरत जी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको पता है कि ये जो वोटर का जो वोट है वो सही जगह पे जाना चाहिए। पर मेरी सीमित अनुभव में और जितना भी मैंने अभी तक समझा है, देखा हाँ, है, हाँ। राजनीति को जाना है जी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमें एक अच्छी परिस्थिति में भी डाल सकता है और हमें एक बुरी परिस्थिति में भी डाल सकता है। हाँ हाँ, तो इस चीज को पहचानना बहुत ज्यादा कठिन है, पर कहीं ना कहीं इस चीज को केवल उस 1 साल या 6 महीने या 3 महीने के आधार पर मैं समझता हूं कि कोई इंसान पहचान नहीं सकता। जी, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है जो एक इंसान को सोचना चाहिए कि कोई इंसान जो 30 साल से जिसका परिवार इस क्षेत्र की सेवा करने में लग रहा है, हाँ। या जो समय दे रहे हैं, या कोई इंसान जो इतना योग्य है, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के आया है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंसान के बारे में बहुत सारी चीजें बताती हैं। जी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो इंसान व्यक्तिगत रूप से बड़े बुजुर्गों के साथ, भाइयों के साथ, साथियों के साथ व्यवहार करता है, अच्छे और बुरे में, जी। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी पहचान एक इंसान की हाँ, होती हाँ। है। मेरे गुरु ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि इंसान की पहचान 2 परिस्थिति में होती है। जी, एक तो जब उसके पास सब कुछ हो तब वो कैसा बर्ताव करता है, और जब उसके पास कुछ नहीं हो तब वो कैसा बर्ताव करता है।
तो मैं तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचता हूं कि जब भी आप वोट दें तो उसको एक बहुत साधारण चीज ना समझें। जी। आज हम अपने परिवार में किसी का ब्याह करते हैं, किसी की शादी करते हैं, तो हम एक लड़का लड़की जो भी देखते हैं तो जी। उसमें 100 गुण देखने की कोशिश करते हैं और एक भी अवगुण होने के कारण हम कैसे पीछे हट हट जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो तो एक आपके घर का प्रश्न है, एक आपके लड़के या लड़की का प्रश्न है, एक आपकी सिर्फ अगली पीढ़ी का प्रश्न है। पर एक चुनाव इस बयाना रूपवास विधानसभा के हर उस परिवार की अगली पीढ़ी का प्रश्न है, जो परिवार की उस पीढ़ी जो उन 5 साल से गुजरेगी। जी। तो मैं तो केवल इस जनता से यही अपेक्षा करूंगा और हाथ जोड़कर अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें, हम सब मिलकर जी। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो बयाना रूपवास को हर रूप से सुधार सके, हर रूप से लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने, उनका हल करने के लिए योग्य हो। जी। आज बड़ी दुख की बात है कि दुख की भी बात है और ये एक परिस्थिति भी है हमारे सामने कि जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे सामने आते हैं या जिनको मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में उनको मौका मिला हो, वो उस परिस्थिति का मैं हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं, परंतु मुझे कहीं ना कहीं ये पूर्ण विश्वास है कि एक सुचारू राजनीति और एक योग्य व्यक्ति की जो राजनीति होगी वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से तो बेटर ही होगी, इस परिस्थिति से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और योग्यता को मैं केवल शिक्षा के रूप में नहीं मापता हूँ, योग्यता मेरे लिए अनुभव शिक्षा से ऊपर मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ, क्योंकि शिक्षा तो आपको वो सिखाती है जो किताबों में है, पर अनुभव एक ऐसी चीज है जो आपको किताबों को बाहर का ज्ञान भी देती है। तो मेरी योग्यता का कहने का मतलब है उस व्यक्ति को अनुभव भी हो, हाँ, वो व्यवहार कुशल भी हो, ये सारे चीजें जिस इंसान में हो, मैं तो चाहूंगा कि उस इंसान का चयन हो जिससे हमारी और आपकी और हम सबकी अगली पीढ़ी और हम सबके बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिले, अगली पीढ़ी को मौका मिले काम करने का। जी। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है जो और मेरी मुख्य अपेक्षा है जो मैं जनता से चाहता हूँ। और मेरी लड़ाई भी इसी मतलब मेरा कार्य करने का जो कारण है वो भी इसी आधार पर चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन मिले जनता को, एक ऐसा ऑप्शन मिले जनता को जो इन सब चीजों पे खरा उतरने की कोशिश कर सके, जो युवा भी हो, हाँ, जो सब लोगों को साथ लेके चल सके, जिसने अच्छे दिन भी देखे हों और बुरे दिन भी देखे। भरत जी, आपका क्या प्रयास रहेगा बयाना रूपवास के लिए और क्या चाहते हैं आप, जो आपका लगातार आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, और आगे क्या प्रयास रहेगा आपका बयाना रूपवास की जनता के लिए? अंत में आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे। भाई साहब, ज्यादा तो मैं इसमें क्या कहूं, परंतु मैं इसको थोड़े ही शब्दों में सीमित करना चाहूंगा कि मुझसे जितना बनेगा और जिस परिस्थिति में बनेगा मैं सभी के साथ हूं। प्रयास की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के हैं, छोटे बड़े, समाज के बीच में रहना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर उनकी बात करना चालू करूं तो मेरा बहुत लंबा समय मुझे लग सकता है। एक प्रॉपर निर्धारित की जाएंगी मेरी तरफ से चीजें, जिन चीजों पे मैं काम करूंगा जी। एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, जिन चीजों का काम करना होगा, समय आने पर वो सबके साथ मैं सबसे चर्चा करके, अभी जो मेरा पूरा घूमने का, लोगों से मिलने का जो समय चल रहा है उसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की अगले कार्यकाल में क्या अपेक्षा रहेगी जी, और जो लोगों की अपेक्षा रहेगी उन्हीं पे काम करना मेरा कर्तव्य मेरे हिसाब से बनता है। जी बिल्कुल। तो आगे की सीमा तो मेरी तरफ से यही है कि मैं लोगों के बीच में दिन रात रहकर उनकी सेवा करने का मेरा विचार है, उनके सुख दुख का साथी बनूंगा, बना हूं अभी तक, हर मुमकिन कर्तव्य करने की मैंने कोशिश करी है। और रही बात आगे की क्या रहेगी, तो वो तो अभी मेरा जो समय चल रहा है उसमें मैं निर्धारित कर रहा हूं और जल्द ही
आपसे फिर चर्चा करूंगा और जी। इन सब चीज़ों पे फिर बात करूंगा। भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया और मैं ईश्वर से ये प्रयत्न करता हूँ क्योंकि आप जनता के लिए ऐसी सेवा करते रहें, ईश्वर आपको और ऊर्जा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पूरे संवाद टू यू नेटवर्क की पूरी टीम, सारे रिपोर्टर, सारे संपादकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप लोग काम कर रहे हैं उसे तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारे चौथा पिलर माना जाता है जी। हमारी रिपब्लिक का मीडिया चौथा पिलर माना जाता है। और जब तक आप लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं एक पक्ष से तो सुनिश्चित हूं कि लोग यहाँ पर सही के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और गलत के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरे संवाद टू यू नेटवर्क को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देखने वालों को राम राम सा। आपके बीच में रहूंगा और आप जब भी याद करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हर सुख दुख का आपका साथी हूँ। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया।